नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज के पार्ट 6 में जो कि हमने रियल एस्टेट पे बनाई है और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि उस पर हम अलग से बनाएंगे। ये एक एसेट क्लास है, घर है, तो इसको थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करना ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि घर कब खरीदें, निवेश कब करें रियल एस्टेट में। तो देखिए, सबका सपना होता है, अगर खास तौर पे अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही इमोशनल इश्यू भी हो जाता है, घर का दबाव भी होगा, माँ-बाप का दबाव भी होगा कि अपना एक घर होना चाहिए। अच्छा भी लगता है कि अपना एक घर होना चाहिए जिसमें आप रह सकें सुकून से और आपको ये कभी ना रहे कि बेल दबाने के बाद कोई बंदा आया जो आपका मकान मालिक है, जो आपको कभी भी आ सकता है। ऐसे तमाम इमोशनल क्वेश्चन्स आपके मन में आते होंगे। लेकिन वाक़ई क्या घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? और अगर खरीदना चाहिए, तो कब खरीदना चाहिए? आज हमारा विषय इसी पर है कि आपको घर खरीदना चाहिए कि नहीं? और अगर खरीदना चाहिए, तो कब खरीदना चाहिए? तो इस विषय को बहुत डीपली समझने की और खुले दिमाग से समझने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल आसान भाषा में, बहुत ही तर्कों के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि घर कब खरीदें? तो इसमें लेकर के तमाम बहुत मन है, लेकिन मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं कि घर को कब खरीदना चाहिए। वो 3 पॉइंट्स ये कहते हैं कि घर आपको तब खरीदना चाहिए जब आपकी उम्र 35 वर्ष से कम है। यानी आप 35 की एज के नीचे हैं। दूसरी शर्त मेरी ये है कि तब आपको घर खरीदना चाहिए जब आप घर में खुद रहना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कि लिया और किराया पे उठाया, नहीं, आप उसमें खुद रहना चाहते हैं। दूसरी शर्त ये है। तीसरी शर्त है कि जब घर के लिए लोन मिल सकता है आपको और आप मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, यानी जितना आपको मिल सकता है लोन, उतना लोन आप लेने के लिए तैयार हैं। ये तीनों ही शर्तें पूरी हों तभी घर खरीदिए आप। इन 3 में से एक भी शर्त अगर आप पूरी नहीं करते हैं, तो मेरे विचार में आपको घर नहीं खरीदना चाहिए। मान लीजिए आपकी उम्र 35 से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन बाकी 2 शर्तें आप पूरी कर रहे हैं कि घर में खुद भी रहना चाहते हैं और लोन भी मिल सकता है, तब भी मत लीजिए। लेकिन आपकी उम्र 35 से कम है, लेकिन आपको घर में खुद नहीं रहना है और लोन भी मिल सकता है, तो कुछ लोग सलाह देंगे टैक्स बचा लो, घर खरीद लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, बुढ़ापे में काम आएगा। बिल्कुल नहीं खरीदना। तीसरी शर्त है कि आपको लोन मिल सकता है, लेकिन तीसरी कंडीशन के हिसाब से आपको लोन नहीं मिल सकता। बाकी 2 कंडीशन आप पूरी करते हैं, रहना भी चाहते हैं और आपकी उम्र भी कम, लेकिन लोन नहीं मिल सकता। तो क्या करेंगे? कैश मिलेंगे क्या? पिताजी से कहेंगे पैसे दो, गाँव की ज़मीन बेच दो? बिल्कुल नहीं। तीनों ही शर्तें हर हालत में अगर पूरी हो रही हैं, तभी आपको मकान खरीदना चाहिए। एक भी शर्त अगर इसमें से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको घर नहीं खरीदना चाहिए। अब चलिए इसको एक-एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। पहली शर्त हमने आपके लिए रखी है कि अगर आपकी उम्र 35 से कम है, तो ही घर आपको खरीदना चाहिए। क्यों? देखिए, जब आपकी उम्र कम होती है ना, तो आप बड़े रिस्क ले सकते हैं और घर खरीदना एक बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि बिग टिकट साइज़ का इन्वेस्टमेंट होता है। आप कहीं भी घर खरीदेंगे, आप छोटे से छोटे शहर में खरीदेंगे तो 25, 30, 40 लाख रुपए लग जाएँगे और मेट्रोज़ या टियर 1 सिटीज़ में आप जाते हैं तो आप 1 सीआर या 2 सीआर मान के चलिए। मतलब अब तो दिल्ली में भी 1.5 करोड़ से कम का घर नहीं मिलेगा। मुंबई में तो आप भूल जाइए कि 2.5 करोड़ से कम में आपको कोई 2 बीएचके मिलेगा। तो ये बिग टिकट साइज़ का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए कम उम्र में जब आप लेते हैं, तो आपको फ़ायदा रहता है। फ्रंट लोडिंग से जो बाद में ईएमआई का बोझ बनता है, यानी जब आप कम उम्र में ले लेते हैं ना, तो आपने आपको फ्रंट लोड कर लिया। ये फ्रंट लोडिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पर्सनल फाइनेंस में चलता है। इसका मतलब ये होता है कि शुरुआती दौर में ही अपनी जब आपकी उम्र कम है, जैसे-जैसे जॉब लगा ही है, उसके तुरंत कुछ सालों के बाद ही आपने बड़े खर्चे कर लिए, मकान ले लिया, बड़ी-बड़ी अपनी आपने एसआईपीज़ चला ली, उसको फ्रंट लोडिंग कहते हैं। क्यों फ्रंट लोडिंग का ज़्यादा फ़ायदा होता है? क्योंकि जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, समय बीतता जाता है, तो आपकी ईएमआई फिक्स होती है, लेकिन आपकी सैलरी बढ़ती है। आप कितने भी खराब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तब भी वो 5% का अप्रेज़ल तो देते ही हैं साल में, लेकिन ईएमआई फिक्स होती है, क्योंकि वो टेन्योर पे बेस्ड है। तो आपकी
उम्र के साथ-साथ आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो आपके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी टेक होम सैलरी ज़्यादा है, इसलिए ईएमआई का बोझ धीरे-धीरे कम लगने लगता है। आप अपने आस-पास के किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो आपके रिश्तेदार हों, आपके दोस्त हों, आपके ऑफ़िस में कलीग्स हों, जिन्होंने बहुत कम उम्र में मकान लिया था। आज उनसे आप पूछेंगे 10-12 साल बाद तो कहेंगे अरे यार ईएमआई तो पीनट है, पता ही नहीं चलती, बहुत थोड़ी-सी रह गई है या बहुत थोड़ी अमाउंट में है। यानी जब उन्होंने ली थी तब शायद उनकी टेक होम सैलरी का 50% चला जाता हो, अब उनकी टेक होम सैलरी का शायद 15% ही जा रहा होगा। तो ईएमआई खलती कम है, इसलिए फ्रंट लोड करना ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने कहा 35 से कम ही आप जब मतलब 35 तो मैं बहुत अपर लिमिट रख रहा हूँ। अगर आपकी नौकरी 25 में लग जाए, तो कोशिश करिए कि 30 साल की उम्र तक अगर आपको घर खरीदना है तो ले लीजिए आप। 40-45 साल की एज में जब आप पहुँचते हैं ना, तब आपके पास अपने करियर को शेप देना है, कोई जॉब आपका चेंज करने का मन कर रहा है, कोई बड़ा जॉब से रिलेटेड रिस्क लेने का मन कर रहा है, तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपने फ्रंट लोड कर रखा है, आपने घर पहले ही ले रखा है, तो आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा आपके सर पे है नहीं, तो आप मैनेज कर सकते हैं। 40-45 की उम्र ऐसी होती है, जब आपको क्या कहते हैं मिड एज क्राइसिस होती है, करियर में होती है, तमाम चीज़ों में होती है, आपको मन करता है कि आप जॉब चेंज करें या कहीं स्विच करें। उस समय अगर आप स्विच करने का सोच रहे हैं, तो एक तो ये होता है कि आपको ऑफर लेटर मिल गया, तो आप कर दें। लेकिन अगर आप कहीं रिस्क लेके करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तब बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास बहुत ईएमआई का बोझ है और आप उसमें फँसे रहते हैं। तो इसलिए 40-45 की उम्र में जो एक अ, अपॉर्च्युनिटी और क्राइसिस दोनों साथ में आती है, उससे डील करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके करियर में रिस्क कम है, यानी जैसे-जैसे उम्र बढ़ रही है, तो आपके करियर में रिस्क आएगा ही आएगा। वो जॉब छोड़ने का रिस्क हो सकता है, स्विच करने का हो सकता है कोई और चीज़ आप करना चाहते हैं। उस वक़्त जब आप 45-50 के आस-पास हैं और आपका मन कर रहा है कि आप कोई और अपनी पसंद का काम करें, लेकिन आपने इतना सर पे बोझा ले रखा है कि बच्चों की फीस भी है, ईएमआई भी है, तरह-तरह के खर्चे आपने बना के तो आप हिल नहीं पाएँगे। मजबूरी में आप नौकरी करते रहेंगे पूरी उम्र। हमारे यहाँ मज़ाक में लोग कहते थे कि अगर किसी एम्प्लॉयी को बहुत दिन तक रोकना है अपने साथ, तो उसको घर खरीदवा दो। तो वो फँस जाएगा, क्योंकि वो ईएमआई के बोझ तले दबा रहेगा, तो वो फँसा रहेगा, ज नौकरी छोड़ के जाएगा नहीं। उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो जॉब चेंज के बारे में सोचे और उसको आप 2% का अप्रेज़ल दोगे ना, तब भी वो मतलब नान-नुकुर करके खुश-दुखी जो भी समझो आप, वो लगा रहेगा। तो इसलिए वो बोझ जो आप लेते हैं 45 की उम्र में, उससे आप बचेंगे। फिर आपको क्या होता है, आगे चलते हुए आपको बच्चों की पढ़ाई है, कॉलेज की फीस है उनकी, उनकी करियर प्लानिंग है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जिनकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, तो उनकी कोई बीमारी हो सकती है या आपके कोई और एल्डरली हैं तो उनकी देख-रेख केयर के लिए या आपकी कोई घर में मैरिज वगैरह है, किसी की भी हो सकती है, उसमें बड़े खर्चे होते हैं। एनी काइंड ऑफ बिग स्पेंड यू कैन प्लान। अगर आपने अपने को फ्रंट लोड कर रखा है और आप 45 की एज में पहुँचे तो आपके पास कोई मेजर टेक होम सैलरी का लीकेज नहीं है, तो इसलिए आप बड़े खर्चों की फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई आईएसबी में एग्जीक्यूटिव कोर्स करना चाहते हैं या आप आईएम में कोई कोर्स करना चाहते हैं और 2 ढाई लाख रुपए फीस लगनी तो आप मन में सोच कर रह जाएँगे यार ये पैसे कहाँ से निकालें हम? पीएफ से निकाल लें क्या? तो वो इसलिए क्योंकि आपकी टेक होम सैलरी बच ही नहीं रही है, सब पहले 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में सब कट जा रही है। लेकिन अगर आप इनको पहले कर लेंगे, तो ये उस समय तक बहुत कम लगेंगे आपको। इसलिए मैं ऐज का फैक्टर मैंने इसमें रखा है। 35 की उम्र से कम, बहुत कम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे करना ज़रूरी है। तो ये 35 का ऐज का ब्रैकेट मैंने इसलिए रखा है कि आप जितनी जल्दी मकान खरीद सकते हैं, खरीद लें। खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए एक और नेक्स्ट लेवल की डिबेट है जो अभी अगले स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर आपको खरीदना ही है, आपने तय कर लिया है, बीवी की तरफ से प्रेशर है, पिताजी की तरफ से प्रेशर है, तो प्लीज़ 35 से काफ़ी पहले आप मकान खरीद लीजिए। तो पहली कंडीशन ये है कि आपकी उम्र 35 से कम होनी चाहिए और क्यों कम होनी चाहिए उसकी ये रीज़न्स हमने आपको गिना दिए। चलिए अब दूसरा पॉइंट है कि घर में खुद रहना है। कब खरीदें घर? जब घर में खुद रहना है। दिस इज़ द सेकंड कंडीशन, मस्ट है ये। पहली कंडीशन थी कि उम्र 35 से कम हो, दूसरी कंडीशन है कि घर में खुद रहना हो। तो क्यों? क्योंकि अगर आपको खुद नहीं रहना है, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए जो बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि मकान में पैसा लगा दो, प्लॉट में पैसा लगा दो, घर खरीद लो, ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, पैसा ब्लॉक हो जाएगा। ये बिल्कुल फैक्चुअली उतना सही नहीं है।
क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं अलग अलग एसेट क्लासेस में, तब आपको ये समझ में आता है। इसलिए रहना नहीं है, अगर आप यूज नहीं, जिस चीज को आप यूज कर रहे हैं वो बहुमूल्य होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। मैं जिस घर में रह रहा हूँ 5 लाख का या 5 करोड़ का है, डजेंट मैटर, क्योंकि मैं बेचने ही नहीं जा रहा हूँ, मैं उसको यूज कर रहा हूँ, उसका आनंद ले रहा हूँ, पीस ऑफ माइंड है, मकान मालिक की खिचखिच नहीं है, तब आपको पीस ऑफ माइंड के लिए सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद नहीं रहना चाहते, केवल इन्वेस्टमेंट है, इट्स बैड आइडिया। क्योंकि रियल एस्टेट का जो रिटर्न है वो फाइनेंशियल एसेट्स के मुकाबले कम होता है। 20 साल के लिए आप लोन लेंगे, बहुत होशियार है तो 15 के लिए ले लेंगे, इससे कम में तो आप ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा टिकट साइज का तो आप इतनी जल्दी नहीं ले पाएंगे। 20 साल में रियल एस्टेट का जो रिटर्न है वो कभी भी फाइनेंशियल एसेट से ज्यादा नहीं हो सकता। आप एक मकान खरीदेंगे, सपोज उदाहरण समझाया था आपको, 1 करोड़ का आपको मकान देगा, 15 लाख रुपए आपको उसमें मार्जिन मनी भरनी है, 85 लाख का लोन लेना है। मोटा मोटा अंदाजा है 85 लाख लोन की EMI 70,000 रुपये बनी है आपकी। अभी 70,000 रुपए आप सोचो, आपकी टेक होम सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए, तो उसमें 70,000 तो एक झटके में से निकल जाएंगे। ये 70,000 के हिसाब से जो आपने 1 करोड़ का लोन लिया है, 85 लाख का जो आपने लोन लिया है, 85 लाख का डबल पे करेंगे आप 20 साल में, गणना कर लीजिएगा। और उस 20 साल में आप अगर ये जो आपने पैसे आप बचाएंगे अपने EMI से, अगर इसी पैसे को आप SIP कर दें, तो उससे ज्यादा रिटर्न आपका बनेगा। हर हालत में उससे ज्यादा रिटर्न बनेगा, क्योंकि लोन आप 8, 8.5, 9% में ले रहे हैं, और 20 साल की SIP अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे आपको बहुत खराब रिटर्न है। इंडेक्स में भी किया तो 12-13% का रिटर्न। तो किसी भी हालत में फाइनेंशियल एसेट का रिटर्न उससे ज्यादा होगा। अब आप कहोगे कैपिटल एप्रिसिएशन में तो होगा, आप जरा पता करके देखिए कि कितनी कीमतें बढ़ती हैं। रियल एस्टेट एक साइकिल में चलता है, और साइकिल बहुत लंबा होता है, 10-10 साल के साइकिल होते हैं। एक बार प्राइसेस बढ़ते हैं 30-40% हो गया, दुगना हो गया, 3 गुना हो गया, उसका 10 साल तक उसको हिलता नहीं है। ये आप कहीं भी स्टडी करके देख लीजिए। तो इसलिए नहीं लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, घर की ओनरशिप कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आपने घर खरीद लिया तो उसका वियर एंड टियर है, उसमें पुताई करानी है, उसकी सफाई करानी है, टेनेंट रख रहे हैं आप, तो आप खुद रहने की तो बात ही नहीं। अगर आपने किराए पे दे दिया तो उसकी सोसाइटी की मेंटेनेंस आपको भरनी है, उसी किराए से काट के, उसी किराए से आपको टैक्स भी भरना है, वियर एंड टियर करना है, प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, इतने झंझट आपको करने हैं। और ये हमेशा रहता है कि मकान खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर 3 महीने के लिए खाली रह गया तो आपका सारा हिसाब बिगड़ जाएगा। तो एक ऐसा एसेट आप ले रहे हैं जिसकी रिकरिंग कॉस्ट है। क्यों ले रहे हैं वो रिकरिंग कॉस्ट? क्योंकि उस रिकरिंग कॉस्ट को कौन भरेगा? अमूमन देखा गया कि रिकरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आजकल हो गई है बड़े बड़े शहरों में। मुंबई में तो खैर क्या बताएं, दिल्ली में भी होगा। नॉर्मली 2 BHK में 4-5 हजार रुपए आपका सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्ज लग जाता है। उसके बाद साल में एक बार आपका प्रॉपर्टी टैक्स आएगा, उसके बाद भी जो किराया वसूलोगे उसमें से आप टैक्स भी दोगे। तो क्यों इतना सरदर्द करना? जो 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 एसेट एप्रिशिएट तो हो रही है कैपिटल, लेकिन वो आपसे खर्चे भी मांग रही है। तीसरा आप देखिए, बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग और पॉइंट आप खुद गणना करिए। EMI और रेंट में 3 गुने का डिफरेंस है। आप 1 करोड़ का मकान नोएडा में खरीदिए, उसकी EMI आप 70-75 हजार रुपये भरेंगे। उसी 1 करोड़ के मकान को आप 20-25 हजार रुपये में किराया में, 30 हजार में ले लें किराया। तो आप देख लीजिए आप कितना EMI हो और इसका रेंट क्या है। एक जमाना था जब EMI और रेंट में बहुत डिफरेंस नहीं था, 1.5 टाइम्स का होता था। जब मैं रहता था दिल्ली में 2000-2004 के बीच में, तब ये आसान था, लेकिन अब नहीं है। अब तो आप मुंबई में आइए, लोग, मुझे समझ में आता मकान क्यों खरीदते हैं। आप 5 करोड़ का 2 BHK खरीदेंगे, और 5 करोड़ का आप 8% भी 9% भी अगर ले, उसमें नेट ऑफ टैक्स 6% लीजिए, तो 30 लाख रुपए आपका बना, वो मकान आपको 1 लाख रुपए किराया मिल जाएगा। तो क्यों आप अपना पैसा उसमें डालेंगे? तो ये आप अंतर समझिए। इसलिए नहीं रहना है तो बेकार आइडिया है। यील्ड, रेंटल यील्ड 2-2.5% घर की रेंटल, तो इसलिए कोई उसका लाभ नहीं है। तो अगर रहना नहीं है तो घर खरीदना इज ए बैड आइडिया, मेरे हिसाब से बैड आइडिया। चलिए तीसरी शर्त की तरफ देखते हैं। तीसरी शर्त क्या है? लोन मिल सकता है तो। मैंने कहा था ना कि लोन मिल सकता है तो, क्योंकि जितना लोन आपको मिल सकता है उतना लोन लें। ऐसा नहीं कि अरे मिल तो 1 करोड़ सकता था लेकिन हमने 85 लाख लिया, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। यू गेट द बेनिफिट ऑफ लेवरेज। एक युवा व्यक्ति को जो सिर्फ एक नौकरी कर रहा है, जिसमें अगले महीने उसकी सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो गारंटी नहीं कर सकता, उसको बैंक 1 करोड़ 2 करोड़ जितनी भी उसकी रूल के हिसाब से बनती होगी उतना लोन दे सकता है। ये एकमात्र लोन है जो आप, कोई यंगस्टर
बिना कुछ बहुत बड़े प्रॉमिस के ले सकता है, क्योंकि घर कोलेटरल में जाता है। तो आप मैक्सिमम लोन लीजिए, क्योंकि आपको लेवरेज का फायदा मिलेगा। होम लोन में हमेशा लेवरेज का फायदा होता है, इसलिए आप मैक्सिमम लोन जितना आपको मिल सकता है उतना लोन लीजिए। और अपने पास अगर कोई, बहुत सारे बैंक आजकल 90% का लोन देते हैं, आप 90% लीजिए, मार्जिन मनी कम से कम दीजिए, क्योंकि आपका कैश बर्न हो रहा वो बच जाएगा आपका, तो उसका फायदा उठाइए। और आजकल बैंक बहुत आसानी से लोन देते हैं, आप एक फ़ोन करो, घर पे आके आपकी डिटेलिंग करके चले जाएँगे, तो वो आपको लोन लेने देंगे। तो ये जो 3 फैक्टर्स हमने आपको बताए हैं कि आपको कैसे-कैसे लोन लेने चाहिए, आप एक बार इसको फिर से समझिए कि अगर अगर आपकी जो घर में खुद आपको रहना नहीं है, तो क्यों लेना है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपकी उम्र 35 से कम होनी चाहिए और लोन पे ही लेना है घर। पैसे नहीं लगाने की मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरे पास पिताजी ने भी कुछ दे दिए गाँव की ज़मीन बेच के, तो ये पकड़ो 1 करोड़ की चेक और कोई लोन नहीं है। मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ, मैंने बिल्कुल कैश डाउन पेमेंट पे ले लिया मकान। ये बहादुरी नहीं है, बेवकूफ़ी है। होम लोन मिलता है इसलिए उस लेवरेज का फ़ायदा उठाइए, कि अगर आप ओखली में सर दे ही रहे हैं, तो फ़ायदा ले लीजिए ना उसका। अगर आपने तय कर लिया कि मुझे घर खरीदना ही है, तो कृपा करके इन 3 शर्तों को फ़ॉलो करिए। ये मेरा निजी व्यू है और ये मैं एक्सपीरियंस और रिसर्च के बाद कह रहा हूँ। आप हो सकता है इससे डिसएग्री करें, नहीं कोई और थ्योरी बताएँ हमें। बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब चैनल पे घर खरीदवाने के लिए बेताब रहते हैं कि खरीद ही लो। मेरे हिसाब से घर खरीदना इज़ अ बैड आइडिया। अगर ये 3 शर्तें आप पूरी करते हैं, तो आप घर ले सकते हैं, बट ये 3 की 3 शर्तें आपकी पूरी होनी चाहिए। इसमें से एक भी शर्त अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आपको घर नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि अब भारत में घर खरीदना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है और इस बात को गवर्नमेंट भी समझती है, रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी समझते हैं, बिल्डर भी समझते हैं, लेकिन चूँकि धंधा है, इसलिए वो बोलेंगे नहीं। मेरा धंधा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अगर ये 3 कंडीशंस आप पूरी करते हैं, तो घर लीजिए। और अपना घर हो तो किसको बुरा लगता है यार? हमको भी अच्छा लगता है मेरा अपना घर हो, प्रॉपर्टी हो अपनी, कौन-सी बुराई बात है। लेकिन उसका रिस्क रिवार्ड देखना चाहिए, कहाँ आपका फ़ायदा है। एक और बड़ा फ़ायदा होता है जो बहुत सरसरी तौर पे बता दूँ कि आजकल आप लोग बहुत अ, इस तरह की नौकरी कर रहे हैं कि आज यहाँ, कल वहाँ, परसों यहाँ। तो जब आपका स्थायित्व नहीं है, तो क्यों घर पे एक सरदल लेना? आज आप मुंबई में हैं 10 साल के लिए, आपने घर खरीद लिया। उसके अगले 20 साल आप बंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली पता नहीं कहाँ-कहाँ रह रहे हैं। तो ये मुंबई वाला घर आप किराए पे चढ़ाएँगे, जिसमें आपको नुकसान होगा। तो इसलिए ये कृपा करके आप लोग ध्यान दीजिए, समझिए, पढ़िए। अगर आपको ये लगता है कि मैं ठीक बात कर रहा हूँ, आपको बात समझ में आ रही है, तो फ़ॉलो करिए। अदरवाइज़ आपका पैसा, आपका विचार, और आप स्वतंत्र हैं कुछ भी सोचने के लिए। आई होप कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। आप इससे अगर सहमत हैं, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही कुछ एजुकेशनल वीडियो मैं बीच-बीच में बनाता रहूँगा। मैंने प्रॉमिस किया था कि रियल एस्टेट पे एक वीडियो बनाना है, सो मैंने आज आपके लिए बना दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।